हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। ओके, ट्रस्ट मी, मैं आपके कमेंट्स देख रहा था और मुझे इतनी खुशी हुई कि आपका 11th स्टैंडर्ड कॉलेज एडमिशन जस्ट शुरू हो रहा है या शुरू हुआ है जस्ट, लेकिन आप लोग ऑलरेडी अपने बायोलॉजी की तैयारी को इतना सीरियसली ले रहे हैं। ओके, स्पेशली जो लोग डिटरमाइंड हैं कि उनको बायो के फील्ड में अपना करियर बनाना है, डॉक्टर बनना है, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो इतना सीरियसली वीडियोस को देख रहे हैं, कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। ओके, तो दिस इज रियली मोटिवेटिंग अस टू डू बेटर। ओके, बस मुझे एक ही बात कहना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जिंदगी में। लोग कहते हैं कॉमर्स इजी है, आर्ट्स इजी है, साइंस डिफिकल्ट है। बेटा मेहनत, फर्क सिर्फ मेहनत का है। अगर मेहनत करो तो साइंस भी इजी है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कॉमर्स भी डिफिकल्ट लगेगा, आर्ट्स भी डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, मेहनत करोगे, रेगुलर रिवाइज करते रहोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो बस पढ़ते रहिए एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। वन डे आई वॉन्ट यू टू अचीव योर गोल, अचीव योर ड्रीम। आई वॉन्ट यू टू अर्न दैट स्टेथोस्कोप अराउंड योर नेक the way I have earned. Okay, that stethoscope should be earned. It is a matter of prestige to have that stethoscope around your neck. ठीक है, और बस हमारा ये सपना है कि हम आप सबके गले में वो स्टेथोस्कोप देख सकें। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये एडवांटेज मिल सके। ठीक है, चलिए, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी किंगडम प्लांटे। आज हम लोग हमारे इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर की तरफ पहुंचे हैं। ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्मे, विच इज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे, द वर्ड एंजियो का मतलब होता है वेसल। ओके, वेसल एंड मतलब एनक्लोज्ड, एक कवरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वेसल। एंड द वर्ड स्पर्मा मतलब सीड। तो यहां पर the seeds are covered by the fruit. The seeds are enclosed inside the fruit, and that is why these group of plants are called angiosperms. हमने जिम्नोस्पर्म्स में क्या पढ़ा? सीड्स बनने की शुरुआत तो जिम्नोस्पर्म ने कर दी थी। ओके, लेकिन वहां पर फ्रूट नहीं थे ना, उनके कोन के बेस पे ही फीमेल जो मेगास्पोरोफिल जो कोन्स हैं उसके बेस पे ही सीड बन रहे थे। They were not covered, but अब यहां पर the seeds started getting covered by fruits, and that is why this group of plants are called angiosperms. So why are they called angiosperms? Because यहां पर the seeds are enclosed within the fruit. बाहर फ्रूट होगा और अंदर सीड होगा। राइट नाउ मेरे प्यारे बच्चों, एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, सबसे पहले पानी में देखो, प्लांट्स का एवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ? थैलोफाइटा, एकदम सिंपल प्लांट, ना उनके पास रूट था, ना स्टेम था, ना लीफ था, बस एक गिलगिला सा चिपचिपा सा मांस पानी में पड़ा था। राइट, फिर उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करके ब्रायोफाइटा बना, जो जमीन पे आ गए, लेकिन एम्फीबियस प्लांट्स थे। फिर इवॉल्व होके टेरिडोफाइट्स बने, टेरिडोफाइट्स इवॉल्व होके जिम्नोस्पर्म्स बने, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रॉपर फ्लोरल स्ट्रक्चर नहीं था, फ्लावर नहीं था। लेकिन फिर जिम्नोस्पर्म्स ने सोचा, भाई मजा नहीं आ रहा है हमें, हमारे जो ये हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर जो मेल गैमेट्स बन रहे हैं उन्हें बाहर फेंकना पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई ये तो नहीं चलेगा, डेवलप होना पड़ेगा। तो कुछ क्यों ना कुछ एट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाए, ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाए जिससे हम इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अल्टीमेटली जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व होकर बने एंजियोस्पर्म्स और उनमें डेवलप होने लगे फ्लावर्स। राइट, सो दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड व्हाई डू वी कॉल देम एडवांस्ड? Because they are highly evolved plants. Okay, सबसे हाईएस्ट प्लांट्स में अगर इवॉल्व होके जो हाईएस्ट कैटेगरी है, एंड दे आर अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये वो पहले प्लांट्स हैं जो कंप्लीटली एक टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को अडेप्ट हो चुके। मतलब नेचर ने उनके अंदर ऐसे फीचर्स दिए कि वो पानी की जमीन, जहां पर आसपास पानी ना हो, ऐसे जमीन पर भी प्रॉपर
अपने आप को सरवाइव कर सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, वैसे तो जिम्नोस्पर्म्स भी टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, लेकिन वो कहां पर आए? ऐसी जमीन पर जहां पर पानी कम था, तो उनका बॉडी वैसा अडेप्टेड था। लेकिन अब ये प्रॉपर पानी वाली जमीन में आकर अंदर जहां पर वाटर होगा सॉइल में, ऐसे रीजन में ग्रो होने लगे, राइट? सो दे आर कंप्लीटली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। चलिए, अब इन प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में भी आपको दो जनरेशन देखने मिलेगा, जैसा कि हमने बाकी के ग्रुप में भी देखा है। सो दे शो heteromorphic alternation of generation. Now what is the meaning of heteromorphic? They show two different forms, two different body types. Okay, एक जो होगा वो होगा गैमेटोफाइट और एक होगा स्पोरोफाइट। ठीक है, सो दे विल हैव देयर लाइफ साइकिल शोज टू डिफरेंट जनरेशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो गैमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर अलग है और जो स्पोरोफाइट है उसका स्ट्रक्चर अलग है, एंड ये ऑल्टरनेट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरो मतलब अलग, मॉर्फ मतलब फॉर्म, दो अलग फॉर्म्स आपको देखने मिलेंगे। ओके, एंड दे शो हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। खैर, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे लाइफ साइकिल में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ हमने कहा दो फॉर्म्स हैं, एक है स्पोरोफाइट और एक है गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा है? देखिए, द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, मतलब इसकी प्लॉइडी लेवल होगी 2n। द स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, मतलब नेचर में आपके आसपास जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें मेजॉरिटी जो बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिखने मिलेगा वो होते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, मतलब ज्यादातर वही दिखाई देते हैं। ओके, दे आर ऑटोट्रॉफिक, ऑब्वियसली प्लांट किंगडम को बिलोंग कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब द स्पोरोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए ये तो हो गई स्पोरोफाइट की बात। अब गैमेटोफाइट कैसा है? देखिए, पहली बात अगेन मैं आपके लिए इजी कर देता हूं। हम गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं? वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमीट्स बनेंगे उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। तो जिसके अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे उसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसके अंदर फीमेल गैमीट्स बनेंगे उसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, राइट? चलिए, अब इसके गैमेटोफाइट्स कैसे हैं? द गैमेटोफाइट्स बोथ मेल एंड फीमेल आर हैप्लॉइड बिकॉज द प्लॉइडी लेवल इज n। दे आर रेड्यूस्ड, रेड्यूस्ड मतलब बहुत छोटे होते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब ये देखिए, यहां पर आप लोगों ने लोअर क्लासेस में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। चलिए यहां पर देखिए, ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको स्टेमेन बोलते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को स्टेमेन बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो टोपी जैसा स्ट्रक्चर है इसे एंथर कहते हैं, आपको पता है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट है, तो पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि उसके अंदर बन रहा है मेल गैमेट्स। तो मुझे बता, आपको पोलन ग्रेन से बाहर दिखाई देते हैं क्या? नहीं, वो इस एंथर के अंदर होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रेड्यूस्ड एंड कंसील्ड। कंसील्ड मतलब वो हमें बाहर दिखाई नहीं देते। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट, अब यहां पर देखिए, ये भी आपने पढ़ा, ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर ओवरी है ना? ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर आपका एग सेल होगा, राइट? तो ये जो ओव्यूल है, ओके, इसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि फीमेल गैमेट उसके अंदर बन रहा है। तो ओव्यूल की साइज बहुत छोटी है, पोलन ग्रेन की साइज बहुत छोटी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रेड्यूस्ड एंड दे आर कंसील्ड। नाउ व्हाट इज पैरासाइटिक? पैरासाइटिक मतलब वो स्पोरोफाइट से अलग नहीं होता, स्पोरोफाइट के ऊपर ही होता है, उसी में से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, उसीलिए हम उसे कहते हैं पैरासाइटिक। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस और नो? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज द स्पोरोफाइट? डिप्लॉयड, डोमिनेंट, ऑटोट्रॉफिक एंड इंडिपेंडेंट। एंड हाउ इज द गैमेटोफाइट? हैप्लॉयड, रेड्यूस्ड, पैरासाइटिक एंड कंसील्ड, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने टेरिडोफाइटा जब पढ़ा था फर्न, तो हमने वहां पर क्या पढ़ा कि उनके प्लांट बॉडी पे ऐसे स्पेशल लीव्स थे जिनके ऊपर स्पोर्स बन रहे थे, है ना? जिन्हें हमने कहा था स्पोरोफिल्स। याद आया आपको? माइक्रोस्पोरोफिल्स
मतलब द मेल वन एंड मेगास्पोरोफिल्स द फीमेल वन, है ना। मतलब उनको नेचर ने बोला भाई तुम सिर्फ स्पोर्स बनाओ, तुम सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो नेचर ने क्या किया, इन स्पोरोफिल्स को कंडेंस किया, कॉम्पैक्ट किया और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाया। हमने उनको क्या कहा, ब्रायोफाइट्स में हमने उन्हें कहा, टेरिडोफाइट्स में हमने उन्हें क्या कहा, हमने उन्हें कहा स्ट्रोबिलाई। ये देखो, ये एक स्ट्रोबिलस है। टेरिडोफाइट्स में हमने उन्हें क्या कहा, स्ट्रोबिलस। फिर टेरिडोफाइट्स जब इवॉल्व होके जिम्नोस्पर्म्स बने तो वैसे ही कोन्स उनमें भी थे, बट दोज वेर वुडी कोन्स, है ना। तो इन्हें हमने कहा प्रॉपर कोन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो टेरिडोफाइट्स में जिन लीव्स पे स्पोर्स बन रहे थे वो कॉम्पैक्ट होके कोन्स बन रहे थे, जिन्हें हमने स्ट्रोबिलस कहा। और जिम्नोस्पर्म्स में भी वो लीव्स कॉम्पैक्ट होके कोन्स बन रहे थे, जिन्हें हम प्रॉपर कोन्स कहते हैं। तो फिर बेटा एंजियोस्पर्म्स में क्या अलग हुआ? देखिए यहां पर कहीं भी आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है? नहीं ना। अब बेटा आपको एक मजेदार चीज बता रहा हूं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी रहस्यमय बात, ठीक है। देखिए अब फ्लावर बना कैसे, फ्लावर की हिस्ट्री देखिए आप। मान लीजिए ये एक स्टेम है, ओके। आपको पता है स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को, है ना। अब मान लीजिए एक स्टेम है। अब नेचर ने जिम्नोस्पर्म्स में से एंजियोस्पर्म्स का इवोल्यूशन कैसे किया, कैसे फ्लावर बनाया। देखिए क्या हुआ, जो पहले वाले नोड के जो पत्ते थे, ये देखो ये फर्स्ट नोड है, तो यहां के जो ये दो पत्ते हैं वो मॉडिफाई हुए, उनमें चेंजेस हुए और वो डेवलप होके बने सेपल्स। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फ्लावर बनाने की हिस्ट्री बता रहा हूं बेटा। कोई भी चैनल में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि आखिर फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ कैसे। आपको पता है ऐसा पूरा फूल ऐसा एकदम से नहीं आने लग गया, उसके पीछे एक हिस्ट्री है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये जो सबसे नीचे वाले पत्ते हैं ना, वो मॉडिफाई होके बने सेपल्स। अच्छा, एक एक वो जो आपको पता है फ्लावर के बेस पे जो ग्रीन कलर की 5 पत्तियां होती है, हां उन्हें कहते हैं सेपल्स। और उस पूरे यूनिट को हम कहते हैं कैलिक्स। आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ना, उसे कहते हैं कैलिक्स, राइट। सो दिस कंप्लीट यूनिट ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स। देन अब अगले नोड पे जो पत्ते हैं, ये जो 2 पत्ते आपको दिख रहे हैं, वो मॉडिफाई होकर बन गए पेटल्स। ये देखिए वो मॉडिफाई होके बन गए पेटल्स, मतलब वो पत्ते ही चेंज होके छोटी छोटी कलरफुल पंखुड़ियां बन गई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेटल्स। और सारे पेटल्स को एक साथ हम कहते हैं कोरोला, है ना। पूरे यूनिट को हम कहते हैं कोरोला। देन आपको पता है फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, दैट इज द स्टेमन एंड द कार्पेल, राइट। अब वो कैसे बना, अब इसके ऊपर वाले नोड की जो पत्तियां हैं, जो ग्रीन पत्तियां थी, अल्टीमेटली वो मॉडिफाई होके बनी स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये देखिए ये जो है ये है स्टेमेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और सारे स्टेमेंस के ग्रुप को ही हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एंड्रोशियम, है ना। और उसके ऊपर वाली पत्तियां वो मॉडिफाई होके बन गई कार्पेल्स। आपने देखा होगा फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे कार्पेल कहते हैं। सो दिस इज अ कार्पेल एंड ग्रुप ऑफ कार्पेल्स इज कॉल्ड एज गाइनेशियम। ओके, ग्रुप ऑफ कार्पेल्स को हम इस पूरे यूनिट को हम कहते हैं गाइनेशियम। तो इस तरह से नीचे वाली पत्ती मॉडिफाई होके बनी सेपल, उसके ऊपर की पत्तियां मॉडिफाई होके बनी पेटल, उसके ऊपर की पत्तियां मॉडिफाई होके बनी एंड्रोशियम, उसके ऊपर की पत्तियां मॉडिफाई होकर बनी गाइनेशियम। और अल्टीमेटली ये पूरा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हुआ और वो बना एक कंप्लीट फ्लावर। है ना मजेदार बात बेटा? तो वो खूबसूरत सा फ्लावर जो आप तोड़ते हो प्लांट में से, जिन्हें लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं, जिन्हें हम भगवान को चढ़ाते हैं, बेटा वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जी हां, जिससे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ऐसे फ्लावर्स वाले प्लांट्स को ही हम बोलते हैं
एंजियोस्पर्म्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, चलिए अब मेरे बच्चों एंजियोस्पर्म्स में दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स। ये भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स। याद आया आप लोगों को? एब्सोल्युटली। तो डाइकोटिलिडॉन्स को हम बायोलॉजी में बोलते हैं डाइकोटिलिडोने एंड मोनोकोटिलिडॉन्स को बोलते हैं मोनोकोटिलिडोने। ठीक है, चलिए समझते हैं डाइकोटिलिडॉन्स के बारे में। अब इन्हें डाइकोटिलिडॉन्स क्यों बोलते हैं? डाई मतलब टू एंड कोटिलिडॉन्स मतलब, सी आपने कभी चना देखा होगा, मटर देखा होगा, मूंगफली देखी होगी, राजमा देखा होगा। आप उसके सीड को जब भिगाने के बाद, उसको सोक करने के बाद आप उसको दो पार्ट्स में अलग कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस दो पार्ट्स को हम कहते हैं कोटिलिडॉन्स। ओके, द इनिशियल सीड लीव्स आर कॉल्ड एज कोटिलिडॉन्स, जिसमें फूड स्टोर होता है। तो डाइकोटिलिडॉन्स प्लांट्स उन्हें कहते हैं जिनके सीड्स में आपको दो कोटिलिडॉन्स मिलेंगे, और जब वो सीड जर्मिनेट होते हैं, सी दीज आर द इनिशियल एम्ब्रियोनिक लीफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस, जो कोटिलिडॉन्स में से डेवलप होती है। सो इन डाइकोटिलिडॉन्स यू विल फाइंड टू कोटिलिडॉन्स, एंड इनका जो रूट सिस्टम है डाइकोटिलिडॉन्स का, यू विल सी अ टैप रूट सिस्टम। नाउ व्हाट इज अ टैप रूट सिस्टम? चलिए, बहुत बार आपको बता चुके हैं, सेंटर में एक मेन रूट होगा, देयर विल बी अ मेन रूट लाइक दिस, और उस रूट्स की निकलेंगी ब्रांचेस। ओके, उसकी निकलेंगी शाखाएं। तो देयर इज अ सेंट्रल मेन रूट एंड उसके निकलती हैं ब्रांचेस। तो ऐसे रूट को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, देन इनकी जो ब्रांच है, इन पेड़ों की जो स्टेम है वो ब्रांच्ड होती है, मतलब स्टेम्स में भी शाखाएं निकलती हैं। आपने देखा होगा बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, गुलाब का पेड़, एक मेन स्टेम होती है और उनकी ब्रांचेस होती हैं। सो द स्टेम इज ब्रांच्ड। ठीक है, हाँ, नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए। Their leaves show reticulate venation. Now पहली बात तो what is venation? आपको पता है वो लीव्स के ऊपर लाइंस होती हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, उस फिनोमिना को हम कहते हैं विनेशन। अब विनेशन में दो टाइप होती है, रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। नाउ व्हाट इज रेटिकुलेट विनेशन? ये देखिए, मान लीजिए ये एक पत्ता है। ओके, तो ये पत्ते में सेंटर में एक मेन वेन होगी जिसे हम मिड रिप कहते हैं, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी और वो ब्रांचेस की भी ब्रांचेस निकलेंगी, और पूरे पत्ते में ऐसा नेटवर्क बना होगा, जाली बनी होगी। ऐसे विनेशन को हम कहते हैं रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट का मतलब ही है नेटवर्क, जाली जैसा। तो इन पत्तों में आपको जाल, वेन्स का जाल बिछा हुआ मिलेगा। तो द लीव्स ऑफ डाइकोटिलिडॉन प्लांट्स दे शो रेटिकुलेट विनेशन। चलिए, अब इनके फ्लावर्स कैसे होंगे, ध्यान से सुनना। द फ्लावर्स शो टेट्रा और पेंटामरस सिमेट्री। नाउ टेट्रा मतलब 4 और पेंटा मतलब 5। मतलब इनके फूलों में आपको या तो 4 पंखुड़ियां या 4 के मल्टीपल्स में मिलेंगी, या 5 पंखुड़ियां या 5 के मल्टीपल्स पे मिलेंगी, 5, 10, 15। तो इसे हम कहते हैं पेंटामरस सिमेट्री। ओके, टेट्रा और पेंटामरस सिमेट्री, 4 और मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5 और अब यहां मल्टीपल्स ऑफ 5। अब यहां पर देखिए आपको 4 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर आप लोगों ने शू फ्लावर देखा होगा, हिबिस्कस, जिसमें 5 पेटल्स होते हैं। तो इस तरह की सिमेट्री को हम पेंटामेरस सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। सी, इन लोगों में आपको वैस्कुलर बंडल्स तो मिलेगा, जाइलम फ्लोएम तो मिलेगा। जाइलम फ्लोएम की शुरुआत तो टेरिडोफाइट से ही शुरू हो गई थी ना। ओके, लेकिन अब वहां पर वो जस्ट इनिशियल स्टेज में था, वो जस्ट इवॉल्व हो रहे थे। तो आपको उसमें क्या मिला था? सिर्फ ट्रेकिड्स मिला था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जाइलम के नाम पे सिर्फ ट्रेकिड्स था, लेकिन यहां पर आपको कंप्लीटली डेवलप्ड जाइलम मिलेगा। नाउ सी द वैस्कुलर बंडल। सी, जब हम बंडल की बात करते हैं तो इसमें हम जाइलम
एंड फ्लोएम दोनों की बात करते हैं। जाइलम फ्लोएम दोनों को मिलाकर कहते हैं वैस्कुलर बंडल, और वो बाजू बाजू में पास पास होते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। दे आर कंजॉइंट, कंजॉइंट मतलब चिपके हुए होते हैं, कोलैटरल मतलब बाजू बाजू में होते हैं, एंड ओपन टाइप, ओपन टाइप मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम का लेयर होगा। चलिए ये यहां पर देख सकते हैं, आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके बता देते हैं। ये देखिए अब यहां पर, लेट मी जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, ये देखिए, ये वाला जो है, ये स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जाइलम है। अब इसके बीच में ओके, ब्लैक कलर, आप ये लेयर देख सकते हैं, ये वाली लेयर, ये कैम्बियम की लेयर है, एंड अगेन इसके ऊपर जो लेयर है ये फ्लोएम है, ये वाली फ्लोएम है। तो देखिए, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है और ये बीच में कैम्बियम है। चलो और मॉडिफाई करके आपको दिखा देते हैं। सी, पार्थ सर बहुत मेहनत करके इतना बढ़िया इमेजेस और पीपीटी आपके लिए लेके आ रहे। देखिए, ये नीचे वाला जाइलम है और ये ऊपर वाला फ्लोएम है, बाजू बाजू में है, तो इसे हम कहते हैं कंजॉइंट, वो जुड़े हुए हैं। कोलैटरल मतलब बाजू बाजू में, ओपन मतलब क्या, उसके बीच में आपको एक कैम्बियम की लेयर दिखेगी। व्हाट इज कैम्बियम? जो लैटरल मेरिस्टेम है जिसे हम कैम्बियम कहते हैं, वो क्यों जरूरी है? फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब प्लांट की विड्थ को, गर्थ को बढ़ाने में वो मदद करती है। तो यहां पर आपको कैम्बियम का एक लेयर मिलेगा बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलिडॉन्स की। ओके, मोनो मतलब वन, मतलब इनके सीड में यू विल फाइंड ओनली वन सिंगल कोटिलिडॉन। अब ये देखिए, यहां पर जो पहला सीड आप देख रहे हैं, दिस इज अ बीन सीड, बट बीन सीड इज अ डाइकोटिलिडॉन सीड। मैंने आपको कंपैरिजन के लिए दोनों इमेजेस यहां पे रखे हैं। देखो, ये एक कोटिलिडॉन है, ये एक कोटिलिडॉन है, लेकिन राइट में ये जो कॉर्न सीड, मकई का सीड आपको दिख रहा है मेरे बच्चों, ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है, ये एक पूरा एक सिंगल कोटिलिडॉन है। आप इसे दो में अलग, मुझे बताइए, क्या आप चावल के दाने को दो में अलग कर सकते हैं? नहीं। क्या आप मकई के दाने को दो में अलग कर सकते हैं? नहीं। लेकिन आप मूंगफली को अलग कर सकते हैं, आप मटर को दो पार्ट्स में अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें दो कोटिलिडॉन्स हैं। लेकिन मोनोकोटिलिडॉन्स लाइक कॉर्न, लाइक राइस, लाइक wheat, jowar, bajra, they have only one cotyledon in their seeds, in their embryo. I hope this is clear. Then हमने देखा था कि डाइकोटिलिडॉन में देयर इज टैप रूट सिस्टम। देखिए यहां पर देयर वाज अ मेन रूट और उसमें से ब्रांचेस निकल रही थी, लेकिन अब यहां पर देखिए इन मोनोकोटिलिडॉन्स पूरा रूट्स का गुच्छा निकल रहा है। देयर इज नो प्राइमरी रूट, बस ये पूरा रूट्स, कैसे आप प्लांट को उखाड़ोगे ना तो पूरा गुच्छा मिलेगा आपको रूट्स का। ओके, सो इन ऐसे रूट्स को हम कहते हैं adventitious root system. So in monocotyledon plants you will see adventitious root system. ठीक है, then यहां पर the stem is rarely branched. Okay, generally आपको यहां पर branching नहीं दिखेंगी। जो leaves होती हैं वो डायरेक्टली stem में से निकलती है, stem में से शाखाएं बहुत कम रेयर प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी, अनलाइक डाइकोटिलिडॉन्स, राइट। अच्छा, इनके लीव्स की एक और खासियत है, जरा इनके लीफ के बेस पे ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं जो लीफ है वो स्टेम को कवर कर रही है। देखिए ये लीफ का कवर है और वो कवर ही आगे जाके लीफ बन रहा है। आप देखा आपने, ये लीफ जो है वो स्टेम को कवर, सी नॉर्मली अगर ये स्टेम है तो लीफ ऐसा निकलता है ना, लेकिन यहां पर देखिए ये लीफ पूरा स्टेम को कवर कर रहा है और फिर वो आगे लीफ बन के बाहर निकल रहा है। तो जब ऐसा बेस हमें दिखने मिलता है इसे कहते हैं शीथिंग लीफ बेस। शीथिंग का मतलब होता है कवरिंग। द बेस ऑफ द लीफ इज पार्शियली कवरिंग द स्टेम, सो वी कॉल इट एज अ शीथिंग लीफ बेस। देन इनके पत्तों में हमें देखने मिलेगा पैरेलल विनेशन। ना व्हाट इज पैरेलल विनेशन? सी डाइकोटिलिडॉन्स में हमने क्या बोला, देयर इज रेटिकुलेट, जाली बनी है। मतलब यहां देखो, आप लोगों ने कभी केले का पत्ता देखा है, बनाना लीफ? देखिए यहां पर इसमें इसकी जो वेन्स हैं वो ऐसे अरेंज्ड होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती,
जाली नहीं बनी हुई होती, तो ऐसे विनेशन को, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम कहते हैं पैरेलल विनेशन। यहां पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इस इमेज में दिखाई दे रहा है। सो दिस टाइप ऑफ विनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन। ठीक है, अब इनके फ्लावर्स में कौन सी सिमेट्री आपको देखने मिलेगी? ट्राइमेरस। ट्राई का मतलब है तीन, या तो तीन पंखुड़ियां होगी या तीन तीन के मल्टीपल्स में होंगी, 3, 6, 9। तो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्राइमेरस सिमेट्री। डाइकोटिलिडन्स में हमने क्या देखा था? टेट्रामेरस या पेंटामेरस सिमेट्री, बट इन मोनोकोटिलिडन्स यू विल सी ट्राइमेरस सिमेट्री। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके वैस्कुलर बंडल्स की। इनके वैस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, मेरे बच्चों, ये भी कंजॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं, कोलैटरल हैं, मतलब पास पास हैं, बट ये क्लोज्ड टाइप के हैं। अब क्लोज्ड टाइप मतलब क्या? यहां पर देखिए, देखिए हमने डाइकॉट में क्या देखा था? एक मिनट, ये देखिए हमने डाइकॉट में क्या देखा था? ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, लेकिन बीच में ये कैम्बियम की लेयर है, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन मोनोकॉट में देखिए, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, दोनों पास पास हैं, दोनों चिपके हुए हैं, लेकिन बीच में कोई कैम्बियम की लेयर नहीं है। तो यहां पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ बहुत कम प्लांट्स में देखने मिलती है। जैसे मेज का प्लांट आप देख लो, चावल का क्रॉप आप देख लो, पतला पतला होता है ना, ज्यादा ऐसे थिकनेस में बड़े हुए नहीं रहते ये प्लांट्स, है ना, बिकॉज द कैम्बियम इज एब्सेंट। सो एक्सेप्ट few plants the secondary growth is absent. So the vascular bundles are conjoined, collateral and closed type, right? I hope this is absolutely clear to all of you. चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सी मैंने आपको क्या बोला, एंजियोस्पर्म्स की खास बात क्या है? ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर फ्लावर बना है ना, लीव्स मॉडिफाइड होने लगे, लीव्स पत्ते मॉडिफाई होते गए, कैलिक्स बना, कोरोला बना, एंड्रोशियम बना, गाइनेशियम बना और प्रॉपर फ्लावर बना, और फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होने लगा। देखिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, जो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं था, जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स थे भाई, यहां पे फ्लावर बन रहा है। बेटा ये थोड़े शर्म वाले प्लांट है, सब कुछ कपड़े पहन के, कपड़े के अंदर अपने ऑर्गन्स रखते हैं, है ना, जो भी करते हैं छुप छुपा के, हनीमून जैसे कमरे के अंदर नहीं मनाते हम, वैसे जिम्नोस्पर्म बड़े बेशरम प्लांट थे, जो भी कर रहे थे खुलेआम कर रहे थे, है ना। चलिए, तो अब इनका रिप्रोडक्शन समझने के लिए पहले हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, हम आपके लिए बहुत ईजी कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फ्लावर की डंडी से। आप अपनी गर्लफ्रेंड को गुलाब का फूल डंडी पकड़ के देते हो ना, हाँ, तो उस डंडी को हम कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं? पेडिसेल। जिस डंडी पे फ्लावर आता है उस डंडी को हम कहते हैं पेडिसेल। देन अब यहां पर देखिए, ये पेडिसेल ऊपर जाकर ऐसा बल्जी पार्ट बन रहा है, या वो थोड़ा सा फ्लैट भी हो जाता है, ऐसा ऊपर प्लेट की जैसा हो जाता है। अब इस पार्ट को कहते हैं थैलेमस। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइए, चलिए मैं आपको पूरा लर्न भी करवा देता हूं, ठीक है। चलिए, फ्लावर की डंडी को कहते हैं पेडिसेल। देन उसके ऊपर जो एक नॉब लाइक पार्ट है या एक फ्लैट प्लेट लाइक पार्ट बनेगा, उसे कहते हैं थैलेमस। अब थैलेमस वो पार्ट है जिसपे बाकी के फ्लोरल पार्ट्स आएंगे, फ्लोरल व्हर्ल्स आएंगे। बाय द वे, क्या आप जानते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को एक्चुअली व्हर्ल्स ऑफ द फ्लावर कहते हैं। व्हर्ल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज वो एक सर्कुलर फैशन में एक के अंदर एक अरेंज्ड है ना। सबसे बाहर कैलिक्स है, फिर अंदर करोला है, फिर एंड्रोशियम का लेयर है, उसके अंदर गाइनेशियम का लेयर है। सो दे आर अरेंज्ड इन अ व्हर्लपूल लाइक फैशन, इन अ सर्कुलर फैशन। सो वी कॉल देम एज द व्हर्ल्स ऑफ द फ्लावर। व्हर्ल्स मतलब पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। चलिए, अब पहला जो व्हर्ल है उसे हम कहते हैं कैलिक्स, राइट। हमने कहा था फ्लावर के नीचे ये जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां हैं, उसे एक एक को हम कहते हैं सेपल्स। एक एक पत्ती को कहते हैं सेपल, और सेपल्स के पूरे ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स, ठीक है।
चलिए, अब कैलिक्स के ऊपर जो पंखुड़ियों का लेयर आएगा इसे हम कहते हैं कोरोला. कोरोला इज नथिंग बट अ यूनिट विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स. सी, आप सब जानते हैं जनरली जितने भी फ्लावर्स हैं उनका जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है ना, क्योंकि कैलिक्स का काम है सिर्फ फ्लावर को प्रोटेक्ट करना. ये देखिए, मान लीजिए ये कैलिक्स है, ये फ्लावर है. व्हेन द फ्लावर इज इन द बड कंडीशन, मतलब ये फ्लावर अभी तक खिला नहीं है, ये अभी तक कली है, ये अभी तक फूल बना नहीं है, तो आपने देखा होगा वो ग्रीन पत्तियां उसे ऐसे कवर करती हैं, है ना. तो ये है तुम्हारा कैलिक्स जो सेपल्स का बना है. आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू. ओके, ठीक है. अब इन पंखुड़ियों को हम एक साथ बोलते हैं कोरोला. अब उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वॉल है उसे हम कहते हैं स्टेमेन. ये देखिए, ये पूरा एक स्टेमेन है. अच्छा, एंड द ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स, अब यहां पर आपको 4 स्टेमेन्स दिख रहे होंगे. स्टेमेन्स के पूरे ग्रुप को कहते हैं एंड्रोशियम. मेरे बच्चों, एंड्रो का मतलब है मेल, ठीक है. तो ये जो एंड्रोशियम है वो बना है स्टेमेन से. ओके, देखिए ये स्टेमेन का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसे कहेंगे फिलामेंट, और ये ऊपर जो येलो पार्ट है इसे कहते हैं एंथर. तो नीचे फिलामेंट, ऊपर एंथर, और इन दोनों को साथ में कहते हैं स्टेमेन, और सभी स्टेमेन्स को मिलाकर कहते हैं एंड्रोशियम. ठीक है, चलिए. एंड एंड्रोशियम इज नथिंग बट द मेल सेक्स ऑर्गन. दिस इज द सिंबल फॉर मेल. तो ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव और पार्ट है. ठीक है, चलिए. अब सेंटर में आपने देखा होगा फ्लावर को एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है. अब देखिए, इसके अपर एंड पे ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं स्टिग्मा. देन ये सेंटर में एक हॉलो ट्यूब है, इसे कहते हैं स्टाइल. एंड एट द बेस यू कैन सी दिस स्वोलन पोर्शन. लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर. एट द बेस यू कैन सी दिस स्वोलन पोर्शन, इसे कहते हैं ओवरी. राइट, तो सबसे ऊपर स्टाइल, सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे सेंट्रल पार्ट को एक साथ कहते हैं कार्पेल. क्या कहते हैं? कार्पेल. अब कुछ फ्लावर्स में एक ही कार्पेल होता है, कुछ फ्लावर्स में एक से ज्यादा कार्पेल होते हैं. तो सारे कार्पेल्स के यूनिट को हम कहते हैं गाइनेशियम. मेरे बच्चों, क्या कहते हैं? गाइनेशियम. द वर्ड गाइनी हियर स्टैंड्स फॉर फीमेल. सी, आपने देखा होगा ह्यूमंस में जो लेडीज डॉक्टर्स होते हैं, द डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन treating obstetric problems, in conducting deliveries, in problems of female reproductive organs, हम उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं. तो गायनी मतलब फीमेल, राइट. सो द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज गाइनेशियम. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ये देखिए, हमने एक स्टेमन को बाहर निकाला है. दिस इज वन स्टेमन. अब ये स्टेमन के ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर जो एक बलून जैसा पार्ट है उसे कहते हैं एंथर. मेरे बच्चों, क्या कहते हैं उसे? एंथर. और नीचे जो एक पतली सी धागे जैसी डंडी है ये वाली, इसे कहते हैं फिलामेंट. तो ऊपर है एंथर, दिस पार्ट इज द एंथर एंड दिस पार्ट इज द फिलामेंट. ठीक है, चलिए. अब अगर आप इस एंथर को बीच में से कट करते हैं, अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो देखिए वो एंथर अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा. अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, एंथर में आपको 2 लोब्स दिखाई देंगे. ये देखिए, यहां से यहां तक, दिस इज वन कंपार्टमेंट, और यहां से यहां तक, दिस इज अनदर कंपार्टमेंट. कैन यू सी? तो ये एक लोब है और ये एक लोब है. सो वी से दैट द एंथर इज बाय लोब्ड. बाय लोब्ड का मतलब है इट हैज 2 लोब्स. आई बात समझ में आप लोगों को? इट हैज गॉट 2 लोब्स. अच्छा, अब दोनों लोब्स में आपको ऐसी 4 सैक्स दिखेंगे. कैन यू सी? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना. मतलब एक लोब में कितने सैक्स हैं? 2 हैं. तो ईच लोब इज डाइथीकस. डाई का मतलब है 2 और थीका का मतलब है थैली. ओके, तो एक लोब में 2 थैली और फिर दूसरे लोब में 2 थैली. तो देयर आर 2 लोब्स एंड ईच लोब इज डाइथीकस. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? नाउ, अब ये जो थैली है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो कैविटी है, उसे कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम. क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम. अब आप मुझे देख के बताइए डायग्राम.
यहां पर आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो कैन वी से दैट द एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। लिसन टू द वर्ड केयरफुली। टेट्रा मतलब 4 और उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, सो द एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। इट इज डाइथीकस। हर लोब में 2 थैली है, इसीलिए डाइथीकस, लेकिन टोटल मिलाकर 4 थैलियां हैं। ओके, उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, सो द एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उनकी प्लॉइडी लेवल है 2n। ओके बेटा, इन्हें हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं, तो शॉर्ट में दे आर कॉल्ड एज PMC। इधर यू कॉल देम माइक्रोस्पोर मदर सेल और यू कॉल देम पोलन मदर सेल। ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। हमने क्या कहा? जिधर भी हमें प्लॉइडी लेवल 2n दिखेगी, हम उधर क्या करा देंगे? मियोसिस, राइट। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस एंड दे विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स का प्लॉइडी लेवल है n, मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, सो नाउ दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। लेकिन अब यहां पर एक ब्यूटीफुल चीज सुनिए। जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, शुरू में वो चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो पहले अटैच्ड होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब है अ ग्रुप ऑफ 4। तो शुरू में ये माइक्रोस्पोर्स जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, 4 बनते हैं और वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, देन तो उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, बाद में ये अलग हो जाते हैं, ये चारों माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, नाउ दिस माइक्रोस्पोर्स विल अंडरगो माइटोसिस। अब इनके अंदर होगा माइटोसिस एंड इसमें अंदर बन जाएंगे 2 सेल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ये कैसी माइटोसिस होगी? मतलब एक सेल के अंदर ही दूसरा सेल बनेगा, वो 2 सेल अलग नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखिए, अब इसमें ये जो छोटा वाला सेल बन रहा है, ये वाला जो सेल बन रहा है, इसे कहेंगे जनरेटिव सेल, और ये जो बड़ा वाला सेल है, ये जो बाहर बड़ा वाला सेल है, इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, द माइक्रोस्पोर्स विल अंडरगो माइटोसिस and they will produce 2 cells. The smaller one is called as generative cell and the bigger one is called as vegetative cell. See, एक बात यहां पर ध्यान से सुनिए। नॉर्मली जब एक सेल में माइटोसिस होता है तो ये दोनों सेल अलग हो जाते हैं ना, 2 सेल अलग हो जाते हैं बेटा, लेकिन यहां पर ये दोनों सेल चिपके हुए हैं, अलग नहीं हुए। एक बड़ा सेल है, उसी के अंदर छोटा सेल है। यहां पर ऐसी माइटोसिस होती है कि बड़े सेल के अंदर ही छोटा सेल है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली। तो छोटे वाले सेल को बोलेंगे जनरेटिव सेल और बड़े वाले सेल को कहेंगे वेजिटेटिव सेल। नाउ अब इसका जो जनरेटिव सेल है, इसके अंदर फिर से होगा माइटोसिस। दिस जनरेटिव सेल विल अगेन अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट्स। ये देखिए, ये जो वेजिटेटिव सेल है वो ऐसे का ऐसा ही है, ये पूरा जो बड़ा वाला है वो वेजिटेटिव सेल है, लेकिन द जनरेटिव सेल हैज अंडरगॉन माइटोसिस एंड इट हैज प्रोड्यूस्ड 2 स्पिंडल शेप मेल गैमीट्स। फिर क्या होता है? इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाता है जिसे हम कहते हैं एक्साइन। तो अंदर वाले कवरिंग को कहते हैं इंटाइन, बाहर वाले कवरिंग को कहते हैं एक्साइन, और अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। एंड पोलन ग्रेन इज नथिंग बट द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब आप मुझे बताइए, हम पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर ही तो मेल गैमेट्स बने। तो एनी स्ट्रक्चर दैट कैरीज द मेल गैमेट्स इज द मेल गैमेटोफाइट। यस और नो? ला 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 ला, एब्सोल्युटली क्लियर।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बेटा बॉटनी में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, बट डू नॉट फियर व्हेन हितेश सर इज हियर, डू नॉट फियर व्हेन पार्थ सर इज हियर, नो प्रॉब्लम। देखिए कितना सुंदर एनिमेशन और कितना प्यारा पीपीटी आपके लिए लेके आए। अब आप ये सपने में, नींद में भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बस इसको बार बार वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंड यस प्लीज आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाने बिल्कुल भूलिए मत, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि अब ये बन गया एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, दैट इज द पोलन ग्रेन। चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लें। देखिए हमने क्या कहा, एंथर के अंदर 2 लोब्स हैं, सो एंथर इज बाइलोब्ड। हर लोब के अंदर 2 थैली है, तो लोब इज डाइथिकस। चारों थैली में एक एक स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम है, सो वी से द एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है, विच अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स शुरू में जुड़े हुए रहते हैं 4 में, तो हम उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। फिर वो चारों अलग हो जाते हैं। अब उनके अंदर होता है माइटोसिस एंड दे फॉर्म 2 सेल्स, एक बड़ा सेल, उसके अंदर एक छोटा सेल। बड़े सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटे सेल को कहते हैं जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल फिर से एक बार अंडरगो करेगा माइटोसिस एंड इट विल फॉर्म 2 मेल गैमीट्स, और जो वेजिटेटिव सेल है वो ऐसे का ऐसे ही है, और उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाता है, और अब इसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन या मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ध्यान से सुनिए, जब तक आप फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर का उसका स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, तब तक आपको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है, ये था हमारा स्टिग्मा, ये ट्यूब थी स्टाइल, और ये था ओवरी, बराबर है। अब ध्यान से सुनिए, ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं ओव्यूल, और ये टिश्यू जिससे ये ओव्यूल ओवरी को जुड़ा है इसे कहते हैं प्लासेंटा। मेरे बच्चों क्या कहते हैं, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा वो स्ट्रक्चर है जिससे ओव्यूल ओवरी से जुड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नीचे वाला ओवरी, उसके अंदर है ओव्यूल, राइट। अब देखिए हमने आपके सामने ओव्यूल को मैग्नीफाई किया है। अब थोड़ा ओव्यूल के स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनिए। ओव्यूल की जो डंडी होती है उसे कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। देन ये जो खुला हुआ एंड है नीचे की तरफ, ये जो ओपन एंड है इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है मेरे बच्चों, इसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। ये हमने जिम्नोस्पर्म्स में भी पढ़ा था। और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड को कहते हैं चलाजल एंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? चलाजल एंड, है ना। अब ओव्यूल के ऊपर ये जो कवरिंग है, ये देखिए, ये वाला जो कवरिंग है, ये एक और ये एक, ये जो कवरिंग है इन्हें कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। मेरे बच्चों क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। हमने क्या बोला था? ये इंटेग्यूमेंट्स ही आगे जाकर सीड कोट बनने वाले हैं, सीड के ऊपर का, बीज के ऊपर का कवरिंग बनने वाले हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब ओव्यूल के अंदर जो मास ऑफ सेल्स है, ये जो सेंटर में येलो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो सेल्स का एक मास है इसे कहते हैं न्यूसेलस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, अब सुनिए, न्यूसेलस में टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेल डेवलप होके, मॉडिफाई होके बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। ओके, जिसकी प्लॉइडी लेवल है 2n। क्या कहते हैं उसे? मेगास्पोर मदर सेल। Are you understanding my point? Absolutely clear. Now, the megaspore mother cell will undergo meiosis and they will form 4 megaspores. Okay, मैंने कहा जहां पर भी 2n है वहां पे meiosis होगा. So the megaspore mother cell will undergo meiosis and form megaspores. So now the ploidy level will be n. अब यहां पर जो माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 हैं, ये जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स। हमने वहां पे क्या पढ़ा था? जो चलाजल एंड के हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। यहां पर माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं।
तो दिस विल डीजनरेट डीजनरेट डीजनरेट, और एक जो बचेगा उसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं इसे? फंक्शनल मेगास्पोर। नाउ फंक्शनल मेगास्पोर n है ना, इसकी प्लॉइडी लेवल n है, तो क्या हम इसमें मियोसिस कराएंगे या माइटोसिस कराएंगे? सोच के बताइए। एब्सोल्युटली हम इसमें कराएंगे माइटोसिस, क्योंकि इसमें n है, n में कभी मियोसिस नहीं हो सकता है ना। तो ये माइटोसिस अंडरगो करके अंदर बनेगा 2 न्यूक्लियाई। देखो माइटोसिस ऐसे होगी कि सेल एक ही है पर अंदर न्यूक्लियस 2 है, अभी तक उनके साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं हुआ है, सेल एक ही है। ओके, देन इसमें और एक माइटोसिस होगा और वो बनेंगे 4 न्यूक्लियाई। अगेन अभी तक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। तो एक न्यूक्लियस से बना 2 न्यूक्लियस, अगेन इट विल अंडरगो माइटोसिस और ये बना 4 न्यूक्लियस। अब इसमें होगा और एक माइटोसिस and it will develop into 4 nuclei, but still the cell is the same. Can you see that, all of you? Absolutely clear? Yes, I repeat once again, the functional megaspore, see it is undergoing mitosis 3 times. यहां पर 3 times mitosis हो रहा है। First it will undergo mitosis and form 2 nuclei, then 4 nuclei, and then the third mitosis it will undergo the third mitosis and form 8 nucleated structure. Are you getting my point? अब इसमें होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अब यहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा और सेल्स अब अरेंज होंगे अलग अलग लोकेशन पे। देखिए 3 सेल्स यहां पर अरेंज हो जाएंगे, ओके, उनकी सेल वॉल लग जाएगी। देन इन 3 सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल्स। जो चलाजल एंड पे जो 3 सेल्स जाकर लग जाएंगे उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स। देन सेंटर में 2 न्यूक्लियस सेंटर में रह जाएंगे। सी ये जो यहां पर 4 ऊपर न्यूक्लियस है, 4 नीचे न्यूक्लियस है, तो ऊपर का एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा और नीचे का भी एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा। अब इन दोनों न्यूक्लियाई को मिलाकर हम कहते हैं पोलार न्यूक्लियाई, ओके, क्योंकि वो पोल्स में से आए हुए हैं, है ना, तो दे आर कॉल्ड एज पोलार न्यूक्लियाई। और बाकी के 3 सेल्स विद देयर न्यूक्लियस वो माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज हो जाएंगे। तो यहां पर जो सेंटर वाला सेल है उसे कहेंगे एग सेल, और यही है हमारा मेन फीमेल गैमेट। देखिए यही है हमारा मेल फीमेल गैमेट, और एग सेल के बाजू में जो 2 सेल हैं उसे कहेंगे सिनर्जिड्स। क्या कहेंगे? सिनर्जिड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ध्यान से सुनिए, 8 न्यूक्लियाई बने थे, तो उसमें से अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कैसे होगा? 3 सेल्स ऊपर जाएंगे 3 न्यूक्लियाई के साथ, 3 सेल्स नीचे जाएंगे 3 न्यूक्लियाई के साथ, और ये जो 2 न्यूक्लियाई सेंटर में है ये पूरा सेंट्रल एक ही सेल बनेगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। ओके, अब देखिए ये जो सिनर्जिड्स हैं इसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब इसका क्या काम है? ये आगे पोलन ट्यूब को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जो हम अब कुछ ही देर में देखने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अब डेवलप हुआ इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक, क्योंकि फ्यूचर में अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा और एम्ब्रियो बनेगा। अब जरा एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, यहां पर न्यूक्लियस कितने? चलिए काउंट कीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। न्यूक्लियस 8 है, लेकिन सेल्स कितने हैं? देखिए 1, 2, 3, ये चौथा सेल, ये 5वां सेल, ये 6वां सेल, और ये सेंटर का पूरा एक सेल जिसमें पोलर न्यूक्लिया है, वो पूरा एक सेल है जिसे हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। तो सेल 7 है लेकिन न्यूक्लियस 8 हैं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक इज अ 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आई रिपीट, चलिए मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियरली बता सकूं। अब देखिए एम्ब्रियो सैक में आपको सेल्स कितने देख रहे हैं? चले फिर से एक बार गिनते हैं। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल,
ये 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और ये सेंटर का पूरा ये भी एक सेल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो टोटल कितने सेल्स हैं हमारे पास? 7 सेल्स हैं। अच्छा, न्यूक्लियस कितने देखो, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और इसी को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो एंजियोस्पर्म्स में एम्ब्रियो सैक ओनली सर्व्स एज द फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये देखिए, ये एक सेल, ये फीमेल गैमेट इसके अंदर है, तो इसे कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। आई होप आप लोगों को मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब अगर आपको यह पार्ट समझ गया है ना, आगे का पार्ट इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिए। ओके, चलिए, अब हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है फ्लावर के रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप है पॉलिनेशन। मतलब जब ये एंथर मैच्योर होते हैं, इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। वो जो पोलन ग्रेन्स हैं, मेल गैमेटोफाइट्स हैं, वो बाहर निकलेंगे, जिनके अंदर मेल गैमेट्स हैं, है ना। अब कैसे निकलेंगे? अब उन्हें कहां जाना है? उन्हें स्टिग्मा की तरफ जाना है। तो कैसे जाएंगे? हवा से जाएंगे, या अगर वो एक्वेटिक प्लांट है तो वाटर से जाएंगे, या इंसेक्ट से जाएंगे। हनी बीज बोलो, बटरफ्लाइज बोलो, कभी कभी बर्ड्स बोलो, बैट्स बोलो, बंदर बोलो, इवन आप भी कभी कभी पॉलिनेशन करवाते हैं इन केस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, है ना। तो फ्लावर्स के रिप्रोडक्शन के फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में क्या होता है देखिए, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर अब आकर बैठे स्टिग्मा पे, यहां पर पोलन ग्रेन्स आकर डिपॉजिट हो गए। चलिए, मान लीजिए ये एक अंदर का कार्पेल है, ओके, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ऊपर एक पोलन ग्रेन आके डिपॉजिट हो गया। चलिए, अब आगे देखो क्या होगा। नाउ दिस पोलन ग्रेन इट विल जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। आपको पता है, एक बार पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया ना, अब वो वहां से उड़ नहीं सकता। क्यों? बिकॉज द स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है ना, ये काफी स्टिकी होता है। ये अपने अंदर से एक शुगरी सिक्रीशन रिलीज करता है ताकि वो पोलन ग्रेन उस पे चिपका रहे, ताकि आगे उनका हनीमून हो सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। अब ये पोलन ग्रेन इट विल प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। आप देख रही है, पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब बन रही है, जो स्टाइल से पास होते हुए अल्टीमेटली ओव्यूल को नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे जाके कनेक्ट हो रही है। फिर से एक बार देखिए, पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब बन रही है जो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड पे जाके कनेक्ट हो रही है। अब इस ट्यूब को कहते हैं पोलन ट्यूब, बिकॉज इट इज मेड बाय द पोलन ग्रेन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां से देखिए, ये पोलन ग्रेन इस तरह से बना रहा है पोलन ट्यूब, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस ने माइटोसिस करके जो 2 मेल गैमेट्स बनाए थे, वो दोनों मेल गैमेट्स अब इस ट्यूब के अंदर आ जाएंगे, एंड इवन द ट्यूब न्यूक्लियस विल एंटर द पोलन ट्यूब। Can you see that all of you? So this is the generative nucleus and this is the vegetative nucleus. मतलब वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस को ही हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? और वो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करके बन जाएगा मेल गैमीट्स। कैन यू सी दैट ऑल ऑफ यू? चलिए, अब देखिए यहां पर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ये पोलन ट्यूब नीचे आएगी और ओव्यूल को माइक्रोपाइलर एंड में कनेक्ट करेगी। ओके, एंड अच्छा, ये ओव्यूल, ये जो पोलन ट्यूब है वो यहां तक कैसे पहुंची? हमने कहा ये जो सिनर्जिड्स हैं, यहां देखिए। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट कलर। ये देखिए, ये सिनर्जिड्स के ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए थे हमने, उसे हमने क्या कहा था? फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है? ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिसके वजह से पोलन ट्यूब बराबर वहां पे आकर सिनर्जिड्स पे अटैच होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? And this movement of pollen tube is called as chemotropic movement. Chemotropic मतलब growth of the pollen tube towards the attraction of chemicals which are released by the filiform apparatus. Are you understanding? अब देखिए, हमारे पोलन ट्यूब में क्या क्या था? ये थे 2 मेल गैमेट्स और ये था हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और द ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये आगे आएंगे। सी, ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या था? वो सिर्फ ये मेल गैमेट्स को डायरेक्शन दे रहा था
टुवर्ड्स द ओव्यूल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब एक बार इसको यहां पर पहुंचाने के बाद ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाएगा। अब उसका यहां पर कोई काम नहीं है, उसका काम था सिर्फ मेल गैमेट्स को डायरेक्शन देकर उन्हें यहां तक पहुंचाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए अब मुझे बताइए, हमारे ओव्यूल पे जो चलाजल एंड पे 3 सेल्स हैं उन्हें क्या कहता हमने? एंटीपोडल्स। अच्छा, एंटीपोडल्स आर एफीमेरल। एफीमेरल मतलब शॉर्ट लिव्ड, उनका आगे कोई काम नहीं है, वो कुछ ही देर में डीजनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो सिंस दे आर शॉर्ट लिव्ड हम उन्हें कहते हैं एफीमेरल। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब सेंटर में है पोलार न्यूक्लियाई, उसकी प्लॉइडी लेवल है n+n, ओके, एंड उसी को हम लोग उसको हम साथ में मिलाकर कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो n+n होगा 2n। तो इंडिविजुअली इसकी प्लॉइडी लेवल है n, इसकी है n, लेकिन इन दोनों को साथ में मिलाकर हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो प्लॉइडी लेवल हो गई 2n। राइट? आर यू एब्सोल्युटली क्लियर? चलिए अब देखिए क्या होगा। अब क्या होगा, इसमें से जो एक मेल गैमेट है, देखिए ट्यूब न्यूक्लियस तो डिस्ट्रॉय हो गया, ये यहां से चला गया। अब ये जो एक मेल गैमेट है ये यहां से अंदर घुसेगा और ये इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाकर फ्यूज कर जाएगा। तो यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। So the polar nuclei, that is a secondary nucleus, will fuse with one of the male gametes, okay, and it will form a structure which is called primary endosperm nucleus. Remember PEN, pen. Okay, so the secondary nucleus and one male gamete, they fuse together, they undergo fertilization, और यहां सेंटर में जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी लेवल थी 2n, लेकिन मेल गैमेट की प्लॉइडी लेवल है n। तो मुझे बताइए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी लेवल क्या होगी? 3n, क्योंकि यहां पर हुआ है ट्रिपल फ्यूजन, है ना। देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी लेवल है 2n, लेकिन मेल गैमेट की प्लॉइडी लेवल है n। तो 2n + n जब मिलते हैं हम इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 2 फीमेल न्यूक्लियाई आर फ्यूजिंग विथ 1 मेल न्यूक्लियाई, तो 2 + 1 का फ्यूजन हो रहा है ना, इसे इसलिए हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसकी प्लॉइडी लेवल होगी 3n। एब्सोल्युटली क्लियर? चलिए अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर ये जो सेकेंड मेल गैमेट है उसका क्या होगा? ध्यान से सुनिए। अब मुझे बताइए, इस माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेंट्रल सेल है उसे हमने क्या कहा था? एग सेल। यही हमारा फीमेल गैमेट है, उसकी प्लॉइडी लेवल है n। अब ये सेकेंड मेल गैमेट भी इस पोलन ट्यूब से अंदर जाएगा, वो इस सिनर्जिड को फोड़ेगा, बुम, सिनर्जिड को फोड़कर वो अंदर एंटर करेगा और वो इस एग सेल के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा। सो द सेकेंड मेल गैमेट will fuse with the egg cell and this fusion is called fertilization or syngamy and it will produce a zygote, and zygote की प्लॉइडी लेवल होगी 2n because egg cell is n and male gamete is n. So one, देखिए फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ जाकर मिला? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और उसने क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसकी प्लॉइडी लेवल है 3n। फिर सेकेंड मेल गैमेट भी उसी ट्यूब से अंदर गया और सिनर्जिड्स को पियर्स करते हुए, किसी भी एक सिनर्जिड को पियर्स करते हुए वो अल्टीमेटली एग सेल के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, जिसे कहते हैं सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, एंड इट विल प्रोड्यूस द जाइगोट जिसकी प्लॉइडी लेवल है 2n। तो देखिए यहां पर 2 प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन बताइए मुझे? पोलर न्यूक्लियर दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n + 1 मेल गैमेट n, ये दोनों मिलकर बना 3n, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये एक फर्टिलाइजेशन हुआ, और दूसरा फर्टिलाइजेशन जो सेकेंड मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, उसने सिनगैमी किया और जाइगोट बनाया, है ना। यहां पर हमने बनाया जाइगोट। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार।
That is why the fertilization in angiosperms is called as double fertilization. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंजियोस्पर्म्स में हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है. जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करता है, तो ये पहला फर्टिलाइजेशन. और जो सेकेंड मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन. तो एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन हैपेंस ट्वाइस. सो दिस इज एन इवेंट एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म्स. ये हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने मिलता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. चलिए हम आपके लिए यहां पर लिख देते हैं. देखिए, वन मेल गैमेट fuses with secondary nucleus and forms primary endosperm nucleus. The second male gamete fused with the egg cell to form the zygote, है ना. तो ये भी फर्टिलाइजेशन है, ये भी फर्टिलाइजेशन है. तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ मेरे बच्चों. तो एंजियोस्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, चलिए अब हनीमून हो गया, इन्होंने अपना कार्यक्रम कर लिया. अब आगे क्या? अब आगे बच्चा कैसे बनेगा? देखिए, अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और नीचे बना था जाइगोट. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी लेवल बताइए 3n, क्योंकि यहां पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, और जाइगोट की होगी 2n. नाउ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट विल नाउ अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म क्या है मेरे बच्चों? एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है. सी, ये जाइगोट अभी तो एक छोटा बेबी है ना, अभी तक वो प्लांट कहां बना है, तो अभी तक तो उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा. तो उस जाइगोट को न्यूट्रिशन देने का काम ये एंडोस्पर्म करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अच्छा, नाउ एज टाइम पासेस द जाइगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. जाइगोट विल डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो. ठीक है, अब ये जो न्यूसेलस था, ये न्यूसेलस क्या हो जाएगा? ये यूज अप हो जाएगा, बिकॉज ये भी एक न्यूट्रिटिव टिश्यू था, तो न्यूसेलस यूज अप हो जाएगा. देन ओव्यूल के कवरिंग को हमने क्या कहा था? इंटेग्यूमेंट्स. देखिए, ये भी इंटेग्यूमेंट है, ये वाला भी इंटेग्यूमेंट है ना. तो अब ये इंटेग्यूमेंट आगे जाके बनेंगे सीड कोट. मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ओके, इट विल डेवलप इनटू अ सीड. इट विल डेवलप इनटू अ सीड. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वो अंदर बीज बन जाता है. सर, अब ये बाकी चीजों का क्या होता है? ये जो पेटल्स हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, स्टेमेन्स है, पिस्टिल है, बेटा ये सब दे विल ड्राई एंड विदर आउट. विदर आउट का मतलब सूख के गिर जाना. पेटल्स भी गिर जाएंगे, और ये अंदर जो ओव्यूल्स है वो सीड बन गए, आपका कैलिक्स भी गिर गया, सेपल्स गिर गए, पेटल्स गिर गए, स्टेमेन्स गिर गए, सब कुछ गिर गया. ठीक है, अब अंदर का ओव्यूल बना सीड, और बाहर का ओवरी, जो ओव्यूल के ऊपर का कवरिंग था ओवरी, इट विल डेवलप इनटू अ फ्रूट. ये बन गया फ्रूट. तो अंदर का ओव्यूल बनेगा सीड और ओवरी बनेगा फ्रूट. ठीक है, अब सर अभी भी यहां पर प्लांट का बच्चा किधर है? बेटा, अब फ्रूट्स को हम खाते हैं, तो जो फ्रूट का जो पार्ट आप खाते हैं, जो फ्लैशी पार्ट, दैट इज डेवलप फ्रॉम द ओवरी. सो यू आर टेक्निकली ईटिंग द ओवरी पार्ट. और अंदर का जो बीज है वो हम फेंक देते हैं मिट्टी में, और जब वो बीज मिट्टी में जर्मिनेट होता है, उसमें से एम्ब्रियो एक प्लांट बनके बाहर निकलता है, एक बेबी प्लांट बनके बाहर निकलता है. सो दिस इज हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग फ्रूट्स. तो पहले फ्लावर बनेगा, फ्लावर में रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसमें जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर बाहर के सारे पार्ट्स गिर जाएंगे, अंदर का ओव्यूल बीज मतलब सीड बनेगा,
और बाहर का ओवरी फ्रूट बन जाएगा। एंड जब हम फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट को हम खा लेंगे, अंदर के बीज को सीड में डालता है किसान या फार्मर, एंड दैट सीड जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू बेबी प्लांट। सो दैट कंप्लीट्स reproduction in angiosperms, a very important and a beautiful topic। मेरे बच्चों, मैंने जितना सिंप्लीफाई हो सके कोशिश की है उसको सिंपल बनाने की आपके लिए। आई होप आई हैव डन जस्टिस टू दिस टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर आपको समझ में आया हो, प्लीज आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करिए, ताकि ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स को हम आपके लिए और सिंपल करें, हमें और एनर्जी मिले। यू नो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसे आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स इज द पावर हाउस फॉर आवर चैनल, राइट? चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट 5 minutes एंड वी आर डन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सी अभी तक हमने जितने भी प्लांट ग्रुप्स पढ़े, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म्स हो, एंजियोस्पर्म्स हो, हमने क्या देखा? उनके लाइफ साइकिल में हमें 2 जनरेशन्स के बीच में ऑल्टरनेशन देखने मिल रहा है ना? हमने क्या देखा कि एक जनरेशन जो है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट मतलब जो गैमीट्स बनाता है ना, वो माइटोसिस अंडरगो करता है और बनाता है गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फिर ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं, और उससे बनता है जाइगोट। फिर ये जाइगोट इज 2n, है ना? अब ये जाइगोट अंडरगो करता है माइटोसिस और वो बनाता है, वो अल्टीमेटली ग्रो होके बनता है स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट मियोसिस अंडरगो करता है और बनाता है हैप्लॉइड स्पोर्स। एंड जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, ओके, देन दे गिव राइज टू द गैमेटोफाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब हमने क्या देखा? गैमेटोफाइट से बन रहा है स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से बन रहा है गैमेटोफाइट। तो इस तरह से ये दोनों जनरेशंस यहां पर ऑल्टरनेट हो रही हैं। सो दिस इज द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, ठीक है? लेकिन सुनिए, हमें अलग अलग प्लांट्स में 3 तरह की लाइफ साइकिल्स देखने मिलती हैं, 3 तरह की। इसमें देयर आर 3 टाइप्स, ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहेंगे? हैप्लॉन्टिक। अब देखिए हैप्लॉन्टिक में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जाइगोट है 2n, वो अंडरगो करता है मियोसिस, वो बनाता है स्पोर्स। ओके, देन these spores are haploid, ये देखिए। ओके, the zygote undergoes meiosis and produces haploid spores, है ना? ये जो स्पोरोफाइट है ये 1 celled zygote है। अब इसके अंडर मियोसिस होती है और वो बनाता है हैप्लॉइड स्पोर्स। अब स्पोर्स अंडरगो माइटोसिस एंड दे फॉर्म द गैमेटोफाइट। ओके, अब गैमेटोफाइट कैसा है? डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है और फ्री लिविंग है ना? अब ये गैमेटोफाइट बनाएगा गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जिसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। देन समझो इसने बनाया मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब ये मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जिसे हम कहते हैं सिनगैमी, और सिनगैमी से फिर से बन जाता है जाइगोट, है ना? अब देखिए, इस लाइफ साइकिल में ये प्लांट अपना ज्यादा फेज किस फेज में गुजार रहा है? हैप्लॉइड फेज में गुजार रहा है ना? ये जो जाइगोट वाला फेज है 2n, ये तो बहुत छोटा फेज है, लेकिन जो मेजर फेज है गैमेटोफाइट वाला, वो तो हैप्लॉइड है, n है। तो ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें द प्लांट का मेजर फेज इज अ हैप्लॉइड फेज, ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, नाउ द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ व्हाट इज डिप्लॉन्टिक? अब आप ही मुझे बताइए। देखिए, अब यहां पर जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है, वो डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है और वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? अब ये स्पोरोफाइट जो 2n है, it is undergoing meiosis and producing spores which are n, that is haploid. Now the spores are germinating to form the gametophyte. The gametophyte could be unicellular or it could be few celled, either single celled or few celled. Now this gametophyte will produce gametes. Again देखो, it will produce the male gamete,
एंड द फीमेल गैमीट। गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब इनका होगा सिनगैमी and it will produce a zygote. Now this zygote will then undergo it will undergo and the division and it will produce the sporophyte. लेकिन अब इस लाइफ साइकिल में देखिए, प्लांट का छोटा पार्ट हैप्लॉइड स्टेज में है। जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो बहुत छोटा है, हैप्लॉइड, लेकिन जो डिप्लॉइड फेज है, जो स्पोरोफाइट फेज है, 2n फेज है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा डोमिनेंट है। तो ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें प्लांट ज्यादा वक्त या ज्यादा डोमिनेंट स्पोरोफाइट स्टेज में नजर आता है, ऐसे लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो जिसमें हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है उसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, जिसमें डिप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है उसे डिप्लॉइड लाइफ साइकिल कहेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, जिसे कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहां पर दोनों स्टेजेस मल्टी सेल्यूलर हैं और दोनों स्टेजेस इक्वल है। देखिए, ये गैमेटोफाइट है एन, इट विल अंडरगो माइटोसिस, प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दोनों के बीच में होगा सिनगैमी, ये बन गया जाइगोट, जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस and produce sporophyte. Sporophyte will undergo meiosis and produce haploid spores. Spores will undergo mitosis and they will produce gametophyte. तो यहां पर गैमेटोफाइट फेज भी डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट फेज भी डोमिनेंट है, दोनों इक्वल है और दोनों फेजेस मल्टी सेल्यूलर है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमें जितने भी धरती पे प्लांट्स हैं, अलग अलग प्लांट्स में हमें अलग अलग तरह की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने मिलती हैं। जिसमें हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है उसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, जिसमें डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है उसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, और जिसमें दोनों इक्वल हैं, दोनों मल्टी सेल्यूलर है, उसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ फाइनली हमारा किंगडम प्लांटे यहां पर खत्म हुआ। वी अपोलोजाइज, थोड़ी सी देर लग गई, लेकिन इस चैप्टर में बच्चों को डिफिकल्टी होती है, तो हम चाहते थे कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एनिमेशन लेके आए ताकि हम आपके लिए कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर सके। आई एम श्योर, आई होप वी हैव डन जस्टिस टू दिस टॉपिक। हमने पूरी कोशिश की है आपको ये बहुत इजी करके समझाने की, ठीक है। तो इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ किंगडम प्लांटे। अब अगली क्लास में हम इसके एमसीक्यूज लेके आएंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वी विल गेट the questions from past एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी है, ताकि हम साइड बाय साइड आपको फ्री में उसकी भी तैयारी करवा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।